सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, इन दिनों बच्चे जो है परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और बच्चे जो है हमेशा फर्स्ट आने के लिए बहुत कोशिश मेहनत करते हैं। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बच्चों के लिए जो है इंटेलेक्ट पावर अच्छा हो, उनकी बुद्धि जो है वो तीव्र हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी से, जो कुछ दिनों के लिए मॉरिशस आए हुए हैं और उनके साथ हम प्रोग्राम आयुष रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आचार्य जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आप हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या बताएंगे कि वो हमेशा उनकी बुद्धि अच्छा हो, तीव्र बुद्धि हो और जीवन में सफलता प्राप्त करें। मॉरिशस के सभी भाइयों बहनों, आपको सादर नमस्ते। मेरी बहन जो हैं अपनी नई पीढ़ी के लिए ये प्रश्न उठा रही हैं कि बच्चों को आज गाइडेंस नहीं है, बच्चे बहुत तेज़ी से भटक रहे हैं। तो मैं कुछ सूत्र प्यारे बच्चों आपको देता हूँ। पहला सूत्र है आवश्यक कार्य पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आप जो भी काम करें उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी का निश्चय कर लें। कौन सा काम करना उचित है, कौन सा काम करना अनुचित है। जैसे प्रातःकाल सुबह जब आप उठते हैं तो पूरा दिन आपके पास होता है, उस समय आपको ये निर्णय लेना है कि मैं कौन सा काम करूं। सुबह उठते ही आप गप्पे लड़ाने लगें, टीवी देखने लगें, इधर उधर की बातें करने लगें, मस्ती करने लगें, गाने सुनने लगें, ये गलत है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने पेट को साफ करने के लिए पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही बैठकर पानी पीना, खड़े होकर। वैसे तो दिन में भी आप जब कभी पानी पिएं तो सुबह या शाम या दोपहर में जब भी पानी पिएं तो बैठ के कभी नहीं पीना। ऐसा क्यों आचार्य जी? दीदी, जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो हमारे पूरे शरीर में व्यवस्थित रूप से पहुंचता नहीं है। और दूसरा, घुटने की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होगा जो खड़े होकर पानी पिएगा। कभी भी बैठो और सुबह वाला जो पानी पिए आप, बिल्कुल सुबह वाला जिसको ऊषा पान कहते हैं जी, वो तो उकड़ू बैठ के पीना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाभ उठाना है। हाँ। बहुत साल पुरानी बात है, एक बार मैं गुड़गावा गया। गुड़गावा दिल्ली के पास है, आपने सुना होगा, आजकल उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। महाभारत के समय जो द्रोणाचार्य जी जो है उनका जो आश्रम था, गुरुकुल था, जहाँ कौरव पांडव पढ़ते थे, उसको गुरुग्राम ही कहते हैं। वहाँ मेरा प्रोग्राम था। एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो वो कहने लगे कि गुरुजी मैं 100 साल जीने का राज जानता हूँ। तो मैंने कहा दादाजी आप इतने अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए। तो उन्होंने मुझे जो सूत्र दिए उसमें एक सूत्र ये था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे आप। तो मैंने कहा क्या करें। कह लगे सुबह उठते ही ये वाली जो उंगली है जी, मिडिल फिंगर जी, इससे अपने मसूड़ों की मालिश कीजिए। अच्छा, बिस्तर पर बैठकर यदि सुबह उठकर कोई ये मिडिल फिंगर से, मिड फिंगर से अपने मसूड़ों की मालिश कर रहे, दांतों की नहीं मसूड़ों की, जी, तो 100 साल तक उसके दांत नहीं टूटेंगे। अच्छा, मैं तो सुन के दंग रह गया अच्छा, कि दादाजी इतना बड़ा सूत्र दे दिया। कह लगे इसकी पूरी मालिश करो, फिर लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जब आप मालिश करोगे तो वो जो आपकी लार है वो पतली हो जाएगी, जी, उसमें थूक दीजिए। थूकने के बाद उसी उंगली को उसमें लगाइए और आंखों में लगा लीजिए। जी, तो सुबह ये आई ड्रॉप का काम करेगा। अच्छा, उसके बाद पानी बैठ के पीजिए जी, और पानी उकड़ू बैठ के पीजिए। जी, जो इंडियन जो लैट्रिन होती है उसमें जो बैठा जाता है जिस ढंग से, हाँ, उसको उकड़ू बैठना कहते हैं। जी, जी, उकड़ू बैठ के पानी सुबह पिएंगे आप हाँ, फर्स्ट टाइम, अच्छा, तो वो पूरे की पूरी आंतों में चला जाएगा। रात भर का जो मल पूरे शरीर में इधर उधर जमा हुआ है हाँ, वो पूरा की पूरा एकदम से उस पानी को ग्रहण कर लेगा। जी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर वॉकिंग कीजिए। जी, जब आप थोड़ी देर उसके बाद चलते हैं हाँ, तो वो पूरी आंतों में पानी पहुंच जाता है। फिर आप लेटरिन जाकर पेट साफ करें, वो दादाजी ने कहा। और उसके बाद वो दादाजी का ये कहना था कि सुबह उठकर थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, जी, हाँ, आसन व्यायाम, प्राणायाम करें,
रनिंग करें। नई पीढ़ी को तो 100% एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे सबको करना चाहिए। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए कर्मठता पूर्वक तैयारी, जिसको आप डिलीजेंट प्रिपरेशन कह सकते हैं। बहुत मेहनत अपने विषय में करना चाहिए। जो विषय कमज़ोर है उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। परीक्षा के समय साल भर जो पढ़ाई की उसका पूरा रिवीजन इस समय होता है। सुबह जल्दी उठो। ऐसा कहते हैं कि प्रातःकाल हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। सुबह भगवान का ध्यान करोगे, ईश्वर का चिंतन करोगे तो ध्यान लगने लगेगा। एक्सरसाइज करोगे तो शरीर बनने लगेगा। पढ़ाई करोगे तो याद होने लगेगा। संगीत का अभ्यास करोगे प्रातःकाल तो संगीतकार बढ़िया बन जाओगे। तो जो भी आप सुबह करते हैं वो परमेश्वर का समय है, ब्रह्म का समय है, सृष्टि के प्रारंभ का समय है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन यदि आप सुबह का समय बेकार निकाल देते हैं, उस समय अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर गप्पे लड़ाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, उल्टा सीधा गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। मैं साउथ अफ्रीका गया तो मैंने देखा सुबह 4 बजे एक माता जी मशीन पर जुआ खेल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रातःकाल ध्यान, चिंतन और इसका समय है और कैसे समय बेकार ये लोग कर रहे हैं। तो प्रातःकाल का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के 3 उपाय। यदि आप विद्या लेना चाहते हैं, एजुकेटेड होना चाहते हैं, तो पहली क्वालिटी आप में होनी चाहिए जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं, तो आप कभी भी विद्या नहीं ले पाएंगे। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए नम्रता, बी हम्बल। आप जितना विनम्र होंगे, आपके जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। यदि आप अपने अंदर अहंकार रखेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, उनको नमस्ते नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी विद्या नहीं देगा। विद्या तब मिलती है जब हम झुक जाते हैं। और तीसरा सेवा। आप जब हेल्प करते हैं, सर्विस करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, तो वो व्यक्ति जल्दी पिघल जाता है और ऐसे व्यक्ति को विद्या बहुत जल्दी मिलती है। आपने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुख। ये व्यक्ति विनय से संपन्न होता है, विद्या से संपन्न होता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे विनयता आने लगती, विनम्रता आने लगती। जब आप विनम्र हो जाते हैं तो पात्रता, एबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे धन आने लगता है। और धन जब आ जाता है तो व्यक्ति धर्म के कार्य करने लगता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में विनम्रता ज़्यादा जाए। और जब आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं तो आपके सर हैं, मैम हैं, जो आपके गुरुजन हैं, कभी भी आपको दिखाई दें तो उनके पास आगे बढ़कर उनसे विश करना, उनको नमस्ते करना। हमारी वैदिक संस्कृति में तो नमस्ते ऐसे किया जाता है। इसका अर्थ होता है पूरी इंद्रियां और पूरे मन से मैं आपके सामने नमस्ते करता हूँ। आप किसी को यूँ विश करते हैं, उसका एक अलग प्रभाव है। आप किसी को यूँ नमस्ते करते हैं अपने माता पिता को, इसका एक अपना प्रभाव है। और यदि आप पूरा प्रणाम कर लेते हैं, उसका एक अपना प्रभाव है। और पूरा सिर रख के प्रणाम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद माता पिता का मिलता है। आपको ब्लेसिंग्स लेना है तो प्रणाम करना सीखो। अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानिए और उन्हें विकसित करिए। आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ एंड डेवलप देम। अपने अंदर की जो शक्तियां उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको पहचानिए। दूसरा आपकी शक्तियों को पहचाने, उसको लाभ है नहीं है। आप अपनी शक्तियों को, भगवान ने अनंत शक्ति आपके अंदर दी। आपने यदि बहुत ध्यान से सुना हो, एक हेलन किलर करके युवती हुई, उनको बचपन में पोलियो हो गया। तो उनके सर ने उनसे कहा, उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम कभी भी चल नहीं पाओ। लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि नहीं बेटा, डॉक्टर ने बोला चल नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी योग्यता देख रही हूँ, तुम रनिंग कर सकती हो। बोले मम्मी मुझे तो पोलियो। बोले हो जान दो पोलियो। धीरे 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 उस हेलन किलर ने इतना प्रयास किया
कि वो गोल्ड मेडल जीती ओलंपिक में। उसकी पूरी बीमारी पता नहीं कहाँ चली गई। उसका परिश्रम इतना था कि वो पूरी जर्मनी में फर्स्ट आई, वो बाद में वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई। 1962 के संभवतः ये बात है। दूसरे को गिराएं नहीं, अपने आप को उठाएं। डोंट ब्रिंग अदर्स डाउन, लिफ्ट योर सेल्फ अप। आप दूसरे को सोचते हैं मैं इसको दबा दूंगा और इससे मैं ऊंचा उठ जाऊंगा, नहीं। दूसरे की लकीर को छोटा करने की अपेक्षा अपनी लकीर को बड़ा कीजिए। आप दूसरे को छोटा करना चाहते हैं तो अपने आप को बड़ा बनाओ, वो अपने आप छोटा हो जाए। उसको दबाकर, उसको अपमानित करके आप किसी को छोटा नहीं कर पाएंगे। उसके परिश्रम का वो प्राप्त कर रहा है। आपके लेबोरियस होने से, आपके हार्डवर्किंग होने से आप प्राप्त करें। इसके बाद सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। एक स्मोकिंग करने वाले से आप दोस्ती करेंगे तो वो सबसे पहले आपको स्मोकिंग सिखाए जी। एक तंबाकू वाले से, एक बियर वाले से दोस्ती करेंगे तो वो आपका पता नहीं करेगा, आपको उठा कैसे सकता है। लेकिन जो खराब आदमी होता है उसके रोम रोम में विष होता है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। गलत आदमी के ज़्यादा पास में रहोगे, उसमें कुछ गुण होंगे तो आप गुण तो नहीं ले पाओगे, बुराई बड़ी जल्दी आ जाएगी। और विशेषकर खान पान पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। खान पान पर बताया था बहुत सारी चीज़ों का, भोजन में कंट्रोल करना। यदि आपका भोजन गलत चीज़ों का है तो आप बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। जी। ऐसा कहते हैं, जैसे पियोगे, जैसे बोलोगे वाणी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपका खाना खराब है तो मन अपने आप बिगड़ जाएगा। और नॉनवेज पर भी मैं बोलता चलूं कि ये जो एग वगैरह खाते हैं, ये जो नॉनवेज खाते हैं, इससे मन बड़ा दूषित होता है। वायलेंस के द्वारा जब कुछ अपने शरीर में जाता है, जितने भी प्राणी को आप मारते हैं तो उनको खुशी नहीं होती। जब वो बहुत दुखी होकर मरते हैं तो उसमें एक पॉइजन पैदा हो जाता है। वो पॉइजन हमारे पूरे शरीर को जहरीला बना देता है। नॉनवेज जितना ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इस पर पूरा सर्वे हुआ तो पता लगा जितना ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उतनी गर्मी, वैश्विक गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए नॉनवेज भी ना खाएं। तो आपने इतनी तन्मयता से ये पूरी बातें सुनी। मैंने करीब 8-10 सूत्र आपको स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं जी। मेरी बहन, आपका आग्रह था रत्नमाला जी कि नई पीढ़ी के लिए कुछ सूत्र दूं। जी। मैंने कुछ सूत्र देने का प्रयास किया है। इसमें एक सूत्र और जोड़ लीजिए, एकांत में बैठकर थोड़ी देर ध्यान किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए। मन एकाग्र होगा तो पूरी दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी। आज का प्रोग्राम जो है विशेषकर बच्चों के लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा होने वाली है। तो आज इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा बच्चों को टिप्स देंगे कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर ईश शर्मा जी हैं, उनसे हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार हो। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। डॉक्टर जी, ऐसे में थोड़ा सा क्या विचार आप देंगे हमारे बच्चों को? सभी बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उनको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। हमारे शास्त्रों में, संस्कृत में कुछ 1-2 बहुत अच्छे श्लोक बोले गए हैं। जैसे एक बोला है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब विद्यार्थी के, एक आइडियल स्टूडेंट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, वो एक क्रो की तरह, कौवे की तरह। आपने स्टोरी सुनी होगी एक थर्स्टी क्रो की। एक प्यासा कौवा था, तो एक बर्तन में पानी कम था तो उसने उसमें कंकड़ डाल कर पानी का लेवल ऊंचा कर पानी पीकर उड़ गया। थर्स्टी क्रो की स्टोरी सब बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जो चेष्टा है, जो कौवे ने वो इतनी मेहनत की और एक के बाद एक उसमें कंकड़ डाल के, तो ऐसे काक चेष्टा कौवे की तरह एक हमको सब एनिमल से और एनवायरनमेंट से सीखना चाहिए। क्रो से सीखना है कि आपको कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, आपको डिसिप्लिन कैसे रखना है। काकचेष्टा बको ध्यानम, एक क्रेन, बुगले की तरह। जैसे एक बगुला पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है मछली पकड़ने के लिए, घंटों घंटों वो कम पानी में इंतज़ार करता है बिना हिले।
तो इतना हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन उस क्रेन का रहता है, फिर वो मछली को पकड़ता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, एक डॉग की तरह स्लीप। अगर कोई डॉग सो रहा है उसके पास से आप चुपचाप भी जाएंगे तो एकदम उठ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्लीप का फॉन्ड नहीं होना है, आपको बहुत गहरी बहुत सारी नींद में सोते नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा स्लीप लवर नहीं होना चाहिए। तो फिर अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब है कम भोजन करने वाला। अगर आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे तो आपको सुस्ती आएगी, नींद आएगी और आप सोते रहेंगे, वो प्रेशियस समय आपका खराब हो जाएगा। कम भोजन करने से आप फिजिकली मेंटली एक्टिव रहेंगे। और गृह त्यागी, इसका मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर आना। आपका जो कंफर्ट जोन है, आराम करते रहना या स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखना, खेलते खाते सोते रहना, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एग्जाम टाइम में टू परफॉर्म योर बेस्ट। डॉक्टर जी, अभी बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों का डेली रूटीन वो जो है, कैसे वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को, खान पान पर विशेष ध्यान दे, ये सब पर कैसे उनका शेड्यूल होना चाहिए? जी, ये बहुत आवश्यक है। आपको अपना प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे याद है जब हमारे एग्ज़ाम आते थे, चाहे हम जब छोटे बच्चे थे या बाद में जब कॉलेजेस में आ गए, यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, तो हम लोग कैलेंडर पर मार्क कर लेते थे कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना दिन देना है। फिर एक डेली का शेड्यूल बनाते थे कि इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद में खुद को रिफ्रेश कैसे करना है, खुद को रिवॉर्ड कैसे करना है, किस समय खाना है, कम खाना है, सोना कब है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो बच्चे कभी कभी मिस कर जाते हैं, वो है आपको अपना कंसंट्रेशन स्पैन आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक समय के बाद में आप पेज पलटते रहते हैं लेकिन आपके दिमाग में उसका रिसेप्शन बंद हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि देखो हम तो इतना घंटा पढ़ते रहे, हमने इतने पेजेस भी पढ़ लिए, लेकिन पूरी बुक आपने पढ़ दी, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको उसका दिमाग में उसका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका था। तो आपको पहचानना है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ पर मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, तो वो आपका कंसंट्रेशन स्पैन है, वहाँ पर आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। तो उससे जब आपका कंसंट्रेशन दोबारा पैदा होगा तब फिर उतने ही समय के लिए पढ़िए, किसी और का कंसंट्रेशन स्पैन कॉपी मत कीजिए। एक सिटिंग बहुत लंबी लंबी देना सभी को सूट शायद ना करे। एक और बात है, नींद का बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद ने बोला कि अगर आप दिन में कुछ समय सोते हैं तो उससे डबल समय आप रात को जाग सकते हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा सोते हैं तो उस दिन के 1 घंटे सोने के बदले में आपको रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा जागने को मिलेगा। आपको ज़्यादा नींद रात को नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से अपनी नींद, डे स्लीप, नाइट स्लीप, भोजन सबको सेट करना है। भोजन कभी हैवी ना हो, सुस्ती लाने वाला ना हो। और भोजन के बाद में क्योंकि नेचुरली थोड़ा डलनेस आती है तो उस समय आप और एक्टिविटीज़ के लिए रखिए, किताब लेके मत बैठिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना शेड्यूल बना लेंगे उस पर बिल्कुल स्टिक कीजिए। एक चीज़ जो बच्चे मिस कर देते हैं, जो हमने बहुत लाभ कर पाई, क्योंकि बच्चों को ये माहौल नहीं मिल पाता डिस्कशन करने का। अगर वो ग्रुप में वो एक समय रख लें कि ठीक है आज हम 2, 5, 10 फ्रेंड्स हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, हम शाम को 5 बजे आधे घंटे के लिए डिस्कस करेंगे। तो फ़ोन कॉल पर या मिलकर वो डिस्कस करें। तो जब दूसरों से सुनेंगे आप उस चैप्टर नंबर 5 को और बच्चों ने कैसे पढ़ा और आपने कैसे पढ़ा, तो डिस्कशन से आप उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, तो डिस्कशन जो है वो माइंड में अलग तरीके से रजिस्टर होता है। एक और चीज़ जो बच्चे नहीं कर पाते, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत फ़ायदेमंद है, टू रीड अलाउड। कुछ चीज़ों को बोल बोल कर पढ़ना। जब आप कुछ सब्जेक्ट को बोल कर पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो डबली रजिस्टर होता है, दुगने स्ट्रेंथ के साथ में माइंड में रजिस्टर होता है। तो ये बोल कर पढ़ना, डिस्कशन करना, ये नॉर्मली बच्चे करते नहीं हैं। अकेले होते हैं, अकेले पढ़ते रहते हैं, पेज पलटते रहते हैं, तो वो कभी कभी उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। वो चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो बहुत समझदार हैं। उनको इतना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हाँ अब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, अब मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अभी रुक जाना चाहिए।
तो आपको उसके बाद भी अगर आप ज़बरदस्ती बैठे रहेंगे तो पेज पलटते रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। ब्रेक लीजिए, खुद को रिफ़्रेश कीजिए। आप रिफ़्रेश कैसे करते हैं? मुझे याद है हम लोग एक छोटी वॉक पर जाते थे, फ्रेंड से बात करते थे, कोई थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते थे 5-10 मिनट का। सबके अपने अपने तरीके हैं। और डॉक्टर जी हमेशा प्रोग्राम के दौरान बोलते रहते हैं कि बच्चों को उनका जो कंसंट्रेशन, उनका माइंड तेज़ हो, उन लोगों को थोड़ा ध्यान, प्राणायाम ये सब हमेशा से करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, थोड़ा बहुत योगा, स्ट्रेचिंग अगर आप करते रहेंगे, अगर आप एक ही मुद्रा में घंटों घंटों बैठे हैं तो आपको बैक पेन और थकावट वगैरह भी होगी। तो आपको अपनी मुद्रा बदलते रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, तो आप फिजिकली ज़्यादा फिट रहेंगे। विशेषकर इस समय बच्चों को बीमार ना होना चाहिए। जी हाँ, बीमारी से तो बहुत ध्यान देना ही चाहिए, उचित आहार विहार करना चाहिए। एक और जो टिप हम बहुत प्रयोग करते थे वो है कि कुछ सब्जेक्ट में अगर आपको सीक्वेंशियल कुछ याद करना है, एक बड़ी लिस्ट है जिसे आपको उसी सीक्वेंस में याद करना है, तो हम उसके निमोनिक्स बनाते थे, हम उसके छोटे फॉर्मूला बनाते थे। जी, ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स जो कि मेडिकल साइंस के हैं, तो अगर वो निमोनिक्स आपने बना लिए तो फिर वो आप उनको सीक्वेंस मिस नहीं करेंगे। तो जैसे हमारी क्रैनियल नर्व्स होती हैं, हमारे ब्रेन की नर्व्स होती हैं, 13 नर्व्स होती हैं, उनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। उनका एक सीक्वेंस है, नर्व नंबर 1 2 3 4 5 13। अब उनको आप उसी सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जैसे एक ऊटा फैग वाह करके हमने एक फॉर्मूला बनाया, तो ऊटा फैग वाह, तो उसमें आप मिस नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे वर्किंग निमोनिक्स जो आपके लिए फनी हों, आपके आसपास के माहौल के हों, वो उनको याद रहे। उससे वो याद रहेगा। तो ये है। बाकी बच्चे बहुत आजकल वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, उनको बहुत टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत अवेलेबल है। पेरेंट्स का इसमें अवेयरनेस और सपोर्ट बहुत आवश्यक है कि बच्चों को एक अच्छा एम्बियंस दें, अच्छा माहौल दें कि बच्चा अपना बेस्ट कर पाए, उनको अनड्यू स्ट्रेस ना करें, लेकिन बहुत वॉचफुल भी रहें कि बच्चा टाइम वेस्ट भी ना करे, उसको पॉजिटिवली इंडल्ज करें स्टडी में। पेरेंट्स का, टीचर्स का ये रोल है कि वो एक्सप्लोर करें। अगर बच्चा नहीं समझा, हो सकता है वो 2 बार में समझेगा, 10 बार में समझेगा, तो उससे आगे ना बढ़ें, उसको सिंप्लीफाई करके उस विषय को समझाया जाए ताकि वो बाद में वो बच्चे के लिए हमेशा के लिए एक बोझ बन जाएगा वो कंसेप्ट। उससे बच्चा डरने लगेगा, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से दूर भागेगा। वो डर दूर करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करके बच्चे को बार बार समझाना, और बच्चे को भी चाहिए खुद रियलाइज़ करे कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। मित्रों से बात करे, टीचर से बात करे, वो बोले कि हाँ मुझे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सबका अंडरस्टैंडिंग स्पैन अलग होता है, सबका टेम्परामेंट अलग होता है, तो कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ लेट समझते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो किसी दूसरे से कॉपी करके आपको परेशान नहीं होना कि मैं ही नहीं समझा, बाकी सब तो समझ गए, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना एक स्पैन है समझने का। डॉक्टर जी अभी हम खान पान पर थोड़ा बात करें। कुछ ऐसे भोजन हल्का लोगों को लेना चाहिए, थोड़ा सा इस पर आप कुछ बताएं। विद्यार्थियों को चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम में हल्का भोजन करें। जिस भोजन में, भारी भोजन क्या होता है, जिस भोजन में शुगर अधिक होगी और जिसमें तेल, घी और फैट अधिक होगा, गरिष्ठ भोजन होगा, वो भोजन भारी होता है। तो चीनी कम खाएं और फ्राइड चीज़ें कम खाएं, तो वो भोजन हल्का रहेगा। बेस्ट क्या है, फ्रूट्स अधिक खाएं और सैलेड अधिक खाएं। बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि भोजन अच्छे से पचे और बॉडी डिटॉक्स रहे, लाइट रहे। और जंक फूड कम खाएं, कोला कम पिएं। जो ये आइस्ड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, ये बहुत शुगरी होते हैं, तो इस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। और फ्रूट्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि अधिकाधिक मात्रा में बच्चों को लेना चाहिए, और उससे उनका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, और उनमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन, हमें मिनरल, विटामिन और नेचुरल शुगर, एनर्जी के लिए प्रोटीन, सब कुछ मिल जाता है। डॉक्टर जी देखा गया है कि बच्चे अक्सर इस पीरियड में बहुत वो टेंशन में होते हैं, तो टेंशन ये लेना बहुत उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्या आप बताएंगे आप? जी हाँ, देखिए अनड्यू टेंशन बच्चे लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड, और उनको
थोड़ा जूम आउट करके, थोड़ा एक स्टेप पीछे लेकर एक ओवरव्यू करना चाहिए कि ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, हमें ये पढ़ना है और ये हमने पढ़ा है, समझा है, उससे उनको थोड़ा स्ट्रेस बस्टर रहेगा, डिस्कशन करेंगे, उससे स्ट्रेस बस्टिंग होगी। एक चीज़ होती है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज एन एसेंशियल स्ट्रेस, दैट इज़ लाइक बीइंग केयरफुल। अगर आप बिल्कुल ये बोलेंगे मुझे तो पढ़ना स्ट्रेस दे रहा है तो मैं तो पढ़ूंगा नहीं, कल एग्जाम है तो भी मैं पढ़ूंगा नहीं, तो उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो थोड़ा एसेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि हेल्दी स्ट्रेस बोलते हैं उसे। अभी अगर आपको टाइम पर ऑफिस पहुंचना है तो आपको उतना तो केयरफुल होना पड़ेगा, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे घर से निकलना है। तो दैट इज़ नॉट नेगेटिव स्ट्रेस, इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने दिन है, मेरा ये शेड्यूल है, मुझे इतना घंटा रोज पढ़ना है, मुझे ये रिवाइज करना है। उसके लिए केयरफुल रहना, दैट इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, वो अवश्य लेना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बॉदर यू। नेगेटिव स्ट्रेस में नहीं जाना है, और रेगुलर ब्रेक लेना। और मैं कंक्लूड करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ में कि बच्चे अपना इंडिविजुअल कंसंट्रेशन स्पैन डिस्कवर करें पेरेंट्स के साथ मिलकर। अगर वो अपना कंसंट्रेशन स्पैन नहीं ढूंढ पाए तो उनको क्या लगेगा, मोर इज गुड, ज़्यादा पढ़ना मतलब अच्छा है, और ज़्यादा पढ़ना, और घंटे बैठे रहना। उनको माइंड में रिसेप्शन तो बहुत पहले बंद हो चुका है, पर आंखें पेजेस पढ़ रही हैं, पेज पलट रहे हैं, लेकिन वो माइंड में नहीं रजिस्टर हो रहा है। तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन स्पैन पहचानिए, अपनी क्षमता पहचानिए, वहाँ पर ब्रेक लीजिए, चाहे छोटा ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम यही आशा करते हैं बच्चे जो हैं अच्छी तरह से पढ़ाई की है साल भर, और अभी परीक्षा में भाग लेंगे, तो यही आशा करते हैं कि अवश्य सफलता प्राप्त करें और अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में वो आगे बढ़े, इस परीक्षा पास होकर। हमारी ओर से शुभकामना। नमस्ते।